नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हार्ट टॉक के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले की बात तो हम करेंगे पाकिस्तान की सियासत की और फाइनेंस बिल हुकूमत के लिए किस किस्म की सियासी पेचीदगियाँ पैदा कर रहा है, क्या मजबूरियाँ हैं हुकूमत की। लेकिन इससे पहले मुझे कुछ गैर सियासी बात करनी है। ये प्रोग्राम मुझे ऑफ साइट ऑफ लोकेशन इसलिए करना पड़ रहा है कि गुज़श्ता चंद दिनों से मैं कोविड का एक बार फिर शिकार हुआ हूँ। बहुत शदीद मैं बीमार हुआ, हालांकि मुझे इससे पहले कोविड सितंबर अक्टूबर 2020 में हो चुका था। मैं प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हूँ, अपनी एंटीबॉडीज़ में चेक करवाता रहा हूँ और मेरी एंटीबॉडीज़ भी हाई थी। लेकिन इससे ये पता चलता है कि कोई हमें परफेक्ट इम्यूनिटी नहीं मिली और मेरे बाद मेरी बीवी, मेरे बच्चे सभी बीमार हैं और सभी बड़े सीरियसली बीमार हुए हैं। जो मुझे पहली दफ़ा कोविड अटैक हुआ था सितंबर अक्टूबर 2020 में, उसने मेरे लंग्स और रेस्पिरेटरी पैसेजेस पे अटैक नहीं किया था। मुझे सरदर्द थी, बुखार था, कमज़ोरी थी, नींद आती थी। लेकिन इस दफ़ा उसने मेरे लंग्स को पकड़ा और अब मुझे बहुत हैवी स्टीरॉयड लेने पड़ रहे हैं, वरना इतनी शदीद कफिंग थी और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी थी कि मेरे लिए बात करना जो है वो मुमकिन नहीं था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ एज ए नेशनल मैसेज, चूँकि मैं पब्लिक फिगर हूँ, मैंने देखा कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में पाकिस्तान में ये आम तासुर था कि अब कोरोना ख़त्म हो चुका है और शादी में, वलीमे में, हर तकरीब में लोगों ने मुझसे बगलगीर होने की कोशिश की। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि हाथ छाती पे लगा के कहा जाए या दूर से बात की जाए, लेकिन लोग ज़बरदस्ती हाथ मिलाते हैं और अगर आप उनसे हाथ ना मिलाएं तो लोग समझते हैं कि आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, एरोगेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, अपने आप को शायद कुछ समझते हैं। लेकिन साइंसी हकीकत यह है कि ये नई वेव जो है दुनिया के हर बड़े शहर में रोज़ाना हज़ारों से लाख तक के लोग जो हैं वो इसमें डायग्नोज हो रहे हैं। तमाम दुनिया की हुकूमतों के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो मेरी एग्जांपल आपके सामने है। मैं लाइफ एंड डेथ के दरमियान स्ट्रगल करके निकला हूँ, इसी वजह से प्रोग्राम भी नहीं कर सका। तो आपको एहतियात करनी है और हाथ आपको नहीं मिलाना है, बगलगीर आपको नहीं होना है, 6 फुट का आपको फासला रखना है। अपने आप को और दूसरों को महफूज रखने के लिए आपको मास्क पहने बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हम इस इशू पे जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा इशू है, और वो है कि हुकूमत पाकिस्तान को, इमरान खान की हुकूमत को एक बार फिर एक मिनी बजट और फाइनेंस बिल लाना पड़ रहा है IMF को के बोर्ड मीटिंग से पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए और उसे असम्बली से पास करवाना है। बड़ी सख्त इसकी शराइत हैं। मेरे साथ हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन जनाब मुजम्मल असलम मेरे साथ हैं, इसी तरह प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट जनाब डॉक्टर जुबैर खान साहब, एक्स कॉमर्स मिनिस्टर भी मेरे साथ हैं, और जुबैर तुफैल साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं, कराची के वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन, वो भी मेरे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ हैं इस वक्त। अगर मैं मुजम्मल असलम साहब से बात का आगाज़ कर सकूँ। मुजम्मल असलम साहब, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आपकी हुकूमत का नया फाइनेंस बिल बहुत ही गैर मकबूल है। आवाम की चीखें तो निकली हुई हैं, अपोजिशन कह रही है इसे पास नहीं होने देंगे। क्या मजबूरी है कि आपको इतना अनपॉपुलर फाइनेंशियल मैयर लाना पड़ रहा है? शुक्रिया डॉक्टर मुईद। सबसे पहले तो आई विश यू एंड योर फैमिली जो है स्पीडी रिकवरी, और आपका जो पैगाम था वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं उसको इंडोर्स करूंगा, क्योंकि यही सिचुएशन हमारे साथ भी होती है। तो सबके लिए यही पैगाम है कि अगर हम कुछ अर्सा इसको अवॉइड कर लें, एक दूसरे के क्लोज आना, सोशल डिस्टेंसिंग को परमानेंट कर लें, तो ये सबके लिए बेहतर होगा। नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट, देखें डॉक्टर साहब, आप IMF प्रोग्राम में जो है 22 प्रोग्राम्स ले चुके हैं, मैं 1957 से हैं। तो अब मैं अगर आपके इस सवाल को यूं कहूं कि हमें क्या मजबूरी है कि हम 1957 से जो है रिकरेंस हमारी हो रही है IMF प्रोग्राम में बार बार, तो उसका जवाब एक ही है कि हमने अपने जो हमारे माशरती मसाइल, जो माशी मसाइल थे, उसको कभी भी सीरियसली लुक आफ्टर नहीं किया। हमने हमेशा से यही सोचा कि जो भी है अपनी जो है हम कर्जे लेकर और जो है अपनी इकॉनमी को चलाते रहें। आपको अंदाज़ा होगा ही कि पाकिस्तान में आज तक जो है 5 साल कोई वज़ीर आज़म नहीं कर सका, तो हर एक के जहन में एक इनसिक्योरिटी रहती है कि पता नहीं मेरी हुकूमत कितना टाइम रहेगी, तो वो जो है हमेशा पॉपुलिस्ट मेजर लेता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजार सके। वो पॉपुलिस्ट मेजर जो है पाकिस्तान की जो है जिसे कहते हैं ना कि घुटनों में बैठ गए आके, और बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान के माशी जिसे कहते हैं कि एक्सपर्ट्स भी जो है जो अलग अलग हुकूमतों के साथ एसोसिएट रहे, वो सिर्फ जो है टीवी तक और इधर आके जो है बात करते रहे। कभी भी किसी ने किसी गवर्नमेंट को ये नहीं कहा कि आप कड़वी गोली खुद भी निकलें और आवाम को भी निकलवाएं। अभी इसी सिलसिले की कड़ी थी IMF प्रोग्राम जो हमारे पास है इस वक्त। हमने जो है IMF प्रोग्राम को जो है मनोमन कोशिश की अमल करने की, और वो चीज़ें जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं थी उसको हम काफ़ी हद तक अवॉइड भी करते रहे। आपको याद होगा कि मार्च में जब हमने IMF से लास्ट बात की थी
तो हमने एक बहुत बड़ी लिस्ट थी टैक्स एग्जेम्पशंस की, उस पर IMF से एग्री किया था। उसके बाद फिर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और ये गवर्नमेंट ने उससे कहा कि नहीं, इसको ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ये आवाम जो इस वक्त कोरोना के बाद फौरन, हालांकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट की हैं, लेकिन फौरन कोरोना के बाद इसको इम्प्लीमेंट करना अपनी रिकवरी, अपनी उसको जो है नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। तो इसको आप जो है डेफर करवाएं जब तक इकॉनमी पूरी खुल ना जाए और इकॉनमी में चुस्ती ना जाए। अब वो हमने देखा नॉर्मलिटी इंडेक्स, इकोनॉमिस्ट का वो कहता है दुनिया का पहला मुल्क है जो पूरी इकॉनमी खुल गई है। आई होप कि ऐसा रहे, क्योंकि अभी जो कोविड की जो आपने बात की है मुझे थोड़ा सा डर आना शुरू हो गया वापस। लेकिन बात यह है कि उसके बाद हमें जो है IMF ने कहा 700 अरब के टैक्सेस लगाए, हमने उससे सिर्फ 350 अरब रुपए एग्री किया, और उसमें भी हमने ये कहा कि जो वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हो वो उससे लीस्ट अफेक्टेड हो। लीस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि फुली, मतलब ये आप मुजम्मिल इशारा कर रहे हैं वो 350 अरब रुपए की जो सेल्स टैक्स की एग्जम्पशंस विड्रॉ करनी है इस फाइनेंस बिल में, ये उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? जी जी एग्जैक्टली। अच्छा, उससे पहले जब हम IMF से नेगोशिएट कर रहे थे और मीडिया में अलग अलग आती थी बातें, ये लग रहा है, वो लग रहा है, फलां चीज़ लग रही है, जब ये आया, जब इसकी कली खुली, तो जैसे आपने कहा कि ऑपोजिशन और जो हमें ऑपोजिशन मिल रही थी, उस बिल के आने के बाद आप देखें कि वो टेपर ऑफ हो गई, ठंडी होना शुरू हो गई। अब लोगों को समझ आ गया कि एग्जैक्टली कि ये बिल में ऑब्जेक्टिव क्या था। इस बिल में ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि हमें 300-350 अरब रुपए इजाफी टैक्स चाहिए, इसको हमने टैक्सेशन सिस्टम को सीधा करना था, जहां मिसयूज हो रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन से बाहर हैं लोग, इसको रिफॉर्म करना था। और FBR ने बाकायदा तौर पर से बोला कि दिस इज अ रिफॉर्म बजट रादर देन अ मिनी बजट। तो अब जो है इसमें जर्नल व्यूज जो है यही है कि दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट जो आम आदमी है उसकी जिंदगी। अब आम आदमी की डेफिनेशन है, अब आम आदमी में जो है 5 लाख कमाने वाला नहीं है या आईफोन यूज करने वाला नहीं है, इंपोर्टेड बाइसिकल वाला नहीं है, वो एक दूसरा है। तो ये एक कंजम्पशन टैक्स है जो ऊपर के टीयर को लगेगा और नीचे जो है सूबों को मुंतकिल होगा पैसा और आम आदमी को मुंतकिल होगा रिलीफ की शक्ल में। अच्छा, मेरे साथ रुकिए। एक तो मेरी रिक्वेस्ट अपने सारे पार्टिसिपेंट से कि हम कोशिश हमारी इसी प्रोग्राम में होती है कि किसी का जाती तौर पर झगड़ा ना हो, पर्सनल कमेंट्स ना हो, तो हम इश्यूज को ताकि बेहतर समझ सकें। मैं क्विकली, अगर डॉक्टर जुबैर खान जो एक्स कॉमर्स मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, डॉक्टर जुबैर, आप समझते हैं कि जो IMF पुश कर रही है हुकूमत को इजाफी टैक्सेस पे, इससे कोई इस मौके पे मुमकिन था कि कोई नेगोशिएशन इससे बेहतर हो सकती है और ये इजाफी टैक्सेस ना लगाने पड़ते? देखिए, यहाँ पर ये वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने इजाफी टैक्सेस मांगे हैं। जो चीज़ पाकिस्तान की मईशत को डुबो रही है वो ये है कि पाकिस्तान की जो बजट डेफिसिट है, खसारा है, वो बेतहाशा बड़ा भी है और बढ़ता जा रहा है और सिलसिलेवार चल रहा है कई सालों से। उसकी वजह से पाकिस्तान मकरूज़ भी हो चुका है, उसकी वजह से पाकिस्तान की इन्फ्लेशन भी हो रही है, जितनी भी इन्फ्लेशन हो रही है उसका कसूरवार ये बजट है, और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स भी जो है वो हमारा बजट का जो रेवेन्यू का बेशतर हिस्सा जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स में ज़ाया हो रहा है। अब यहाँ पर पाकिस्तान की मईशत की अगर बुनियादी जो कमज़ोरी है बजट डेफिसिट, उसको दूर करना है। मैं तो उसके बारे में कब से लिख रहा हूँ और हर हुकूमत पर ये दबाव डालने की कोशिश की है कि आप बजट डेफिसिट को कम करें, और ये जो जिस कड़वी गोली की बात कर रहे हैं वो ये है कि आप साइज ऑफ द गवर्नमेंट को कम करें, और ये जो पॉपुलिस्ट तरीके हैं कि हर एक को आप, जनाब सुनिए मेरी पूरी बात, तो जो जितने भी पॉपुलिस्ट तरीके हैं कि हर एक को आप जनाब सब्सिडीज और रियायतें दे रहे हैं, ये ख़त्म करें और मईशत को चलाएं। अभी ये जो बजट डेफिसिट को कम करने का जो 350 बिलियन का जो एक डिमांड है, ये मेरे ख्याल में तो एक अव्वल तो ज़्यादा है भी नहीं, इससे ज़्यादा हमें बजट डेफिसिट कम करना है। लेकिन जिस तरीके से हमारी हुकूमत कम कर रही है, ये इसके मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। हमें करना चाहिए था अखराजात में कमी, अखराजात में हमें कमी करनी चाहिए। हमने बड़े साल डॉक्टर साहब कुछ मिसालें दे दें जब हम कहते हैं कि हुकूमत के साइज को कम करना है, हुकूमत को बजट का 2-3 ऐसी आसान जुबान में आवाम समझ सके। मैं बता
जी बिल्कुल, देखिए अव्वल तो इंटरेस्ट रेट जो है ना, सूद की जो शरह है जब बढ़ती है, इसका सबसे ज़्यादा बोझ जो है बजट के ऊपर आता है, इसलिए कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है सबसे बड़े मकरूज है। अब वो अभी इन्होंने हाल ही में स्टेट बैंक ने 2% और बढ़ा दिया बिला वजह। अब उसका असर क्या होगा? 300-350 अरब रुपए का और बोझ आ गया बजट के ऊपर। उसी के बदले में ये लोग हमसे जनाब अभी और टैक्स लगा रहे हैं। नाम क्या है? रैशनलाइजेशन ऑफ द सेल्स टैक्स रिजीम। ये रैशनलाइजेशन नहीं है, ये यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि जिन सेक्टर्स को छूट मिली हुई थी वो सिर्फ इसीलिए ताकि मईशत आगे बढ़े। अभी आपको एक मिसाल दूं, यहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट गुड्स है, पाकिस्तान की सबसे एक और कमजोरी जो है ना, ये बाकी वजूहात की वजह से, वो ये है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती पाकिस्तान में, और हमारी मशीनरी के जितने भी इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगे हुए हैं, रॉ मटेरियल्स के ऊपर टैक्स लगे हुए हैं। इन्होंने अभी उसी के ऊपर 17% टैक्स और बढ़ा दिया और कहते हैं कि ये इसको आप रीबेट ले लें अगले 30-35 साल में। मैंने भी शौकत तरीन साहब का इंटरव्यू देखा जो कल आया हुआ था। अब देखें ना, अब ये जब इन्वेस्टर के पास पैसा ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, और आप उससे पहले तो ये आप पाकिस्तान की मईशत को और तंग कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और मुलाजमतें जो प्राइवेट सेक्टर में हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, इस तरीके से बढ़ नहीं रही। हमारी इन्वेस्टमेंट रेट जो है हमारे इस खित्ते में, पूरे दुनिया में बहुत लो है, और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट तो बनाए अभी जी। इससे पहले कि मैं जुबैर तुफैल साहब के पास जाऊं, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं। गवर्नर स्टेट बैंक जो है, जी गवर्नर स्टेट बैंक की हमेशा एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर बढ़ाना पड़ा, लेकिन जो बिजनेसमैन है, जैसे जुबैर तुफैल साहब सुन रहे हैं, कई दफा गौहर एजाज साहब हमारे साथ होते हैं, एप्टमा के लोग हैं, वो कहते हैं कि प्राइवेट बिजनेसेस ने पाकिस्तान में 15-20% से ज्यादा कर्जा उठाया ही नहीं हुआ बैंकों का, और ज्यादातर बैंकों का कर्जा तो है हुकूमत ने उठाया हुआ। जैसे आप निशानदेही कर रहे हैं कि हर दफा जब गवर्नर स्टेट बैंक टैक्स रेट को बढ़ाते हैं तो हुकूमत के बजट डेफिसिट में इजाफा हो जाता है। तो फिर लॉजिक है क्या स्टेट बैंक की और गवर्नर स्टेट बैंक की, क्या लॉजिक है? ये वही मैं कह रहा हूं, देखिए ना, बिल्कुल बिल्कुल जनाब, देखिए मुईद, आपने ये बात मैं आप ही के प्रोग्रामों पर 10 दफ़ा इसकी वजाहत कर चुका हूँ, एक दफ़ा फिर से मैं समझाऊं। इंटरेस्ट रेट मगरबी ममालिक में इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि कंज्यूमर्स जो हैं, जो लोग अपने खर्चे करते हैं, वहाँ पर कोई चीज़ पैसों पर नहीं ली जाती, हर एक चीज़ क्रेडिट कार्ड और मुख्तलिफ किस्म के क्रेडिट स्कीम पर ली जाती है। तो अगर आपने उनके अखराजात कम करने हैं तो आप क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं ताकि वो अपने खर्चे कम करें। और खर्चे क्यों कम करें? इसलिए कि जब खर्चे कम होंगे तो इन्फ्लेशन भी कम होगी और करंट अकाउंट का डेफिसिट भी कम होगा। पाकिस्तान में जो कंज्यूमर क्रेडिट है वो पूरे टोटल क्रेडिट का 2% है, और ये जो आप बता रहे हैं बाकी 22-23% जो है ये बिजनेसेस, प्राइवेट बिजनेसेस को जा रहा है, लेकिन वर्किंग कैपिटल है। जब आपने इसकी शरह बढ़ा दी तो उनके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया, वो और बेचारे दब जाते हैं, उनकी और कंपेटिटिवनेस खत्म हो जाती है। और इसका जो तीसरा असर होता है वो हमारे बजट के ऊपर होता है। वो पैसे जाते हैं, हम टैक्स भरते हैं और वो टैक्स सारा चले जाता है सूद की शक्ल में। कहाँ जाता है? बैंकों के पास जाता है। सिल्क बैंक जैसे शौकत तरीन साहब का बैंक है या औरों के बैंक है, उनके प्रॉफिट्स आप देखें पिछले साल और उससे पिछले साल सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स उन्होंने बनाए हैं 2-3 सालों में जब से ये गवर्नर आए हुए हैं हमारे। तो यहां पर देखिए ना, इस इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी जो है ये मगरबी ममालिक के लिए मौजू है। आपने अपनी मईशत की स्ट्रक्चर जो है उसको देखकर उसके मुताबिक यहां पर मनी सप्लाई, टोटल मनी सप्लाई जो है उसको कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जा रही। और उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है बजट डेफिसिट, जिसकी वजह से बैंक गवर्नमेंट बोरो करती है फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। तो ये जो हमारी बुनियादी एक गलती है हमारी पॉलिसीज में, इसको दुरुस्त करना चाहिए। और अभी ये जो मिनी बजट है इसमें जरूर आप करें, आप खसारे को कम करें, मैं उसके हक में हूं, मगर ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। अच्छा, मुझे जरा क्विकली जुबैर तुफैल साहब को इसमें लाने दीजिए ब्रेक से पहले। जुबैर तुफैल साहब, बिजनेस का क्या व्यू है इस नए फाइनेंस बिल के ऊपर?
देखिए, जो चेंजेस की गई हैं उसमें मोस्टली जिन अशिया पे 17% सेल टैक्स नहीं था या ज़ीरो रेटेड थे, उस पर 17% सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। तो उसकी अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ेगी, और जो कॉस्ट बढ़ेगी तो वो जो है कंज्यूमर पे ही पास ऑन होगी। कोई मैन्युफैक्चरर खुद अपने पास से नहीं देगा, जितनी उस पर एक्स्ट्रा टैक्सेशन होगी वो उतनी प्राइस में इंक्लूड करेगा, और इंक्लूड करके कंज्यूमर को पास ऑन करेगा। तो अल्टीमेटली ये सब पैसे देने कंज्यूमर की जेब से ही जाने हैं। अच्छा, लेकिन आप कंज्यूमर की जेब से तो जाने, लेकिन जो स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रखे हुए हैं, उसके ऊपर आपका क्या व्यू? देखिए, उससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है। अब आप 7.25% से बढ़ते बढ़ते अब तकरीबन 10% के करीब पहुंच गए हैं, लिटिल लेस दैन 10% है। फिर आप जब बोरो करते हैं तो आपको जो भी करंट रेट है काइबोर का, उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा बैंक को देना पड़ता है। तो हम ऑलरेडी डबल डिजिट में आ गए हैं, और उसकी वजह से तमाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जिन्होंने बोरो किया हुआ है उसकी सबकी कॉस्ट बढ़ेगी। जो आप बाहर से माल मंगवाएंगे और तमाम चीज़ों के ऊपर जो है उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, और अल्टीमेटली तमाम इंक्रीज ऑफ कॉस्ट जो है वो आगे कंज्यूमर को पास होगी। और मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि हुकूमत कहती है जी वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा, कंज्यूमर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ये बात कर रहे हैं जो 350 अरब रुपये कंज्यूमर ही देगा। वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ 2 अरब रुपए का 2 अरब रुपए जो है एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वो पैसे लग रहे हैं 350 बिलियन जो आएंगे। जितना भी सेल्स टैक्स जहां लगाया गया, वो पहले अगर सेल्स टैक्स नहीं था तो उन अशिया का तमाम जो भी बेनिफिट था वो कंज्यूमर को मिल रहा था। अब आपने कंज्यूमर के ऊपर सडनली 17% सेल्स टैक्स डाल दिया, तो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर ही उसको पे करेगा, जिसकी क्या परचेजिंग पावर इस वक्त पहले से बहुत कम है। ठीक है, मैं जुबैर साहब, मेरे पार्टिसिपेंट्स, मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद जो सवाल उठाए हैं डॉक्टर जुबैर खान ने और जुबैर तुफैल खान, उसका जवाब मैं लेना चाहूंगा मुज़म्मिल असलम साहब से। मुज़म्मिल असलम साहब, बी रेडी। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आपकी तरफ आता हूं। नाज़रीन, वेलकम बैक टू दिस डिस्कशन। मैं सीधा चलना चाहूंगा मुज़म्मिल असलम साहब की तरफ। मुज़म्मिल असलम साहब, आप एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर भी रहे हैं, अब आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के स्पोक्स पर्सन हैं। एक सवाल, जो 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट उठे हैं, एक डॉक्टर जुबैर खान साहब के साथ बात करते हुए, एक जुबैर तुफैल साहब के साथ बात करते हुए। एक का ताल्लुक तो ये है कि हुकूमत की जो मेन एफर्ट होनी चाहिए वो अपने बजटरी खसारे को, बजट डेफिसिट को कम करना चाहिए। वहाँ पे हम 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो हुकूमत बेतहाशा सब्सिडीज़ दे रही है। इस वक्त हुकूमत ने तकरीबन 400 अरब रुपए का एक सब्सिडी प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जिसमें से 260 अरब रुपए गालिबन जो है वो एहसास प्रोग्राम के हैं। 120 अरब रुपए का एक और इशू किया है। फिर नए पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत कुछ किया जा रहा है। तो वो जो 400 अरब रुपए का एक साइड से सब्सिडी दे रहे हैं, ज़ाहिर है उसका भी प्रेशर है हुकूमत के बजटरी एक्सपेंडिचर के ऊपर। और दूसरी तरफ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो मसलसल जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाता है तो हुकूमत का कर्जा और हुकूमत के बजट पे प्रेशर बढ़ जाता है। इन दोनों चीजों पे आपका क्या जवाब है? थैंक यू वेरी मच कि ये अच्छा हुआ कि आपने जो आपके मेहमानों ने बात की है उस पर मेरा भी आप व्यू लेना चाह रहे हैं। जो साइज ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई थी, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, और मेरे जहन में जो साइज ऑफ गवर्नमेंट का खाका ये है कि बहुत ज़्यादा मुलाजमीन हो, फालतू अखराजात अगर हो रही है तो वो उसको रोकना। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि डॉक्टर साहब से जब आपने पूछा कि साइज ऑफ गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा कि सूद को उन्होंने जो है ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इस हुकूमत के जो है सूद के अखराजात बहुत ज़्यादा है, और उस पर जो एक दलील ये दी गई कि सूद का सबसे बड़ा जो इस वक्त गवर्नमेंट बोरोवर है और कंज्यूमर फाइनेंस तो है ही नहीं, ना होने के बराबर है। और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान में एडवांसेस भी हैं, जो अभी जुबैर तुफैल साहब ने बात की कि इंडस्ट्रियलिस्ट लेते हैं जो अपने कारोबार के लिए। तो पहले तो मैं एक बात ये बता दूं कि ये एक साइड है एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है ना। दूसरी साइड है, ये फैक्ट तो हम हर एक से सुनते हैं ना कि बैंक्स के मैक्सिमम बोरोवर्स तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। 80% कर्जा बैंकों का हुकूमत पाकिस्तान उठाता है। बैंक्स वाले दे सिट ऑन द बट्स, काम नहीं करते बैंक वाले, हुकूमत को ही कर्जा देते हैं। डॉक्टर मोहित साहब, मैं आ रहा हूँ, उस साइड पे आ रहा हूँ। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा था कि एक साइड है एक्सपेंडिचर साइड और एक साइड है आपकी सेविंग साइड, ठीक है ना। अगर आपके शरह सूद महंगाई से कम होगा तो जो लोग हैं ना, जो कर्जा नहीं भी लेते, वो अपनी ताकत से ज़्यादा खर्च करते हैं या अपनी वो सेविंग्स को खर्च कर देते हैं। उनके जहन में ये होता है कि महंगाई ज़्यादा है तो सेविंग का इंसेंटिव नहीं है।
ये बेसिक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का। और वो फिर जो है मुल्क में सेविंग रेट लो हो जाता है और वो मुल्क जो है कंजम्पशन की तरफ चले जाता है। दूसरा ये कि इस मुल्क में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो जो है सेविंग्स करता है बैंक्स के थ्रू, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। अगर शरह सूद नीचे होती है तो उनको जो है फिर सेविंग्स जो है अच्छी नहीं मिलती, फिर वो पैसा स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में चले जाता है, जैसे मैंने कहा कंज्यूम करते हैं। तो ये एक इसकी दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी है। तीसरी बात ये कि शरह सूद की बात हो रही थी, देखें 13.25% था कोरोना से पहले, एक एक्सेप्शनल मेजर लिया गया और एक एक्सेप्शनल मेजर लेने के बाद 7% साल, सवा साल, 1.5 साल रखा गया ताकि जो इकोनॉमी जो कोरोना की वजह से बंद हो रही थी वो खोली जाए। अगर बिजनेसमैनों ने उसको परमानेंट समझ के वो जो है वहां से लोन लिया था तो फिर वो थोड़ी सी उनकी मिस्टेक है, ठीक है ना, मैं ये समझता हूं। और दूसरी बात ये कि इस दौर में इतना लंबा लोन जितना सनतकारों को दिया गया टर्फ की शक्ल में, पेरोल की शक्ल में, अलग अलग इंडस्ट्रीज की शक्ल में, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की शक्ल में, शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं दिया गया। और उसकी वजह से पिछले साल जो स्टॉक एक्सचेंज की, जो सिर्फ 100 कंपनियों की बात कर रहा हूं, 930 अरब रुपए उन्होंने कमाया 2018 में, 550 अरब रुपए था। और उन्हीं कंपनियों ने 500 अरब का अपने खातेदारों को, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, उनको प्रॉफिट दिया। तो बिजनेस तो ग्रो कर रहा है और बिजनेस जब तक ग्रो करता रहेगा जब तक देयर विल बी ए प्रॉफिटेबिलिटी। अगर ये कहें कि जी पूरी कॉम की कॉस्ट पे जो है बिजनेस को आप सब्सिडाइज लोन देते रहें तो आखिर में तो बिजनेस को अपनी कंपेटिटिवनेस लानी है। तीसरी चीज जो सबसे अहम चीज ये है कि 1% और 1.5% जो कारोबारों ने कर्जा लिया हुआ है, अगर उनकी कॉस्ट बढ़ रही है तो उनके ग्रॉस मार्जिन कहाँ हैं, उनकी अपनी कंपेटिटिवनेस कहाँ है। तो मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूं कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ लोन हुकूमत लेती है और हुकूमत जो है उससे हुकूमत की कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है, कॉस्ट बढ़ती है। और आखिरी बात मैं एक करूंगा खसारे की। खसारा जो है 2020 में 8.1% था, वो कम होकर पिछले साल 7.1% हो गया। अभी हमारे पास 4 माह के नंबर है जिसमें हमारा प्राइमरी सरप्लस 200 अरब रुपए से ज्यादा है। तो हुकूमत की आमदनी और खर्चे में एक तवाजुन हम देखते जा रहे हैं हर आने वाले दिन में। अच्छा, एक मुझे थोड़ी सी सवाल की, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सवाल है कि बैंकों से, पाकिस्तान के बैंकों से ज्यादा कर्जा हुकूमत ने ही उठा रखा है और जाहिर है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो हुकूमत को ज्यादा शरह देनी होती है सूद की, जिसकी वजह से हुकूमत के बजटरी खसारे बढ़ता है। और उसका क्या जवाब दिया आपने? वो नहीं मुझे समझ आया कि क्या डॉक्टर जुबैर सही नहीं कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं? नहीं, देखें बात यह है कि जो शरह सूद जब वाजे की जाती है तो वो महंगाई को देख के की जाती है। ये नहीं देखा जाता कि हुकूमत ने कर्जा लिया है तो हुकूमत को जो है कर्जा लेने की वजह से जो शरह सूद को बिल्कुल बिठा दें और पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दें, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताता हूं कि हुकूमत ने जो है जब कर्जा लेती है तो वो कमर्शियल बैंक से लेती है। कमर्शियल बैंक 40% जो है अपना टैक्स की शक्ल में हुकूमत को वो वापस भी करती है। 40%, कितना? 40%। और दूसरा, अगर स्टेट बैंक से बोरो करती है तो स्टेट बैंक का पिछले 2 साल का मुनाफा 1700 अरब रुपए है, जिसका हुकूमत ही शेयर होल्डर है। वो सारा का सारा प्रॉफिट हुकूमत को डिक्लेयर होकर आ जाता है। तो बहुत सारी जगह हैं, अगर आप सिर्फ वन साइड ऑफ द इक्वेशन की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को भी इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है, अब जरा इस पे जरा ठंडे दिल से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर जुबैर, इस पे आपका क्या है प्रोफेशनल एनालिसिस जो मुज़म्मिल असलम साहब ने समझाया हमें? नहीं, आई टॉक इन जनरल। मुज़म्मिल साहब अपनी बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं आपको जनरल बात बताऊं। देखें, ये जो हमारी जो डेट की सिचुएशन है कि वो बढ़ती जा रही है एज ए प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, इसमें तो शक नहीं है। और ये हमारा जो पाकिस्तान में कानून है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, ये उसके वी आर इन वायलेशन ऑफ दैट एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये इस बात की भी अक्कासी है कि ये जो निज़ाम चल रहा है हमारे बजट का और हुकूमत का और ये इंटरेस्ट रेट का, ये देर पा नहीं है, ये हमें मकरूज से मकरूजतर कर रहा है। इसको डील करने के लिए मगरबी ममालिक ने क्या किया और इकनॉमिक्स क्या कहती है, वो ये कहती है कि आपने ऐसे हालात में इंटरेस्ट रेट सप्रेशन, उसको दबाना होता है नीचे। आप देखें 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंटरेस्ट रेट्स
1-2%, 0% तक आ चुके हैं हर जगह, और उनने दबा कर रखा हुआ है। अब पाकिस्तान में 13% तक चला गया, वो हमने अपने आप को और दबा दिया, फिर 7 पर लाए, ये भी बहुत कम किया। सर एक चीज ये भी हो रही है कि हुकूमत डेस्परेट है कि IMF से अगला कैश ले ले, जिसकी स्टाफ लेवल मीटिंग में अप्रूवल हुआ था, लेकिन बोर्ड मीटिंग उसकी अभी नहीं हुई है। और जो हुकूमत से मुतालबात हैं IMF के, उसमें एक ये भी है कि गवर्नर स्टेट बैंक को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाए। तो अगर गवर्नर स्टेट बैंक मुकम्मल खुद मुख्तार होंगे, और प्रेजेंट गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो तो एक IMF के जूनियर मुलाजिम भी रह चुके हैं, और ये भी पता नहीं है कि पाकिस्तान से जब भी छोड़ेंगे वो, तो वो दोबारा IMF पे चले जाएंगे। तो आपको क्या समझ आ रही है कि ये स्टेप किस किस्म का स्टेप है गवर्नर स्टेट बैंक को? ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए मैं इस पर जरा थोड़ी सी तफसीली जवाब दूं। देखिए बात सुने, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी जो है ना, वो ऑटोनॉमी देखी जाती है किस ढांचे में, ये हम देखते हैं। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जो है ये इंटरट्वाइंड है, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। अक्सर एक का असर दूसरे के ऊपर, दूसरे का असर पहले के ऊपर। तो यहाँ पर हमने इनको ऑटोनॉमी इतनी देनी होती है कि कम से कम वो अपने उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो सरंजाम दे सके। मैंने 2 दफ़ा इस स्टेट बैंक एक्ट की तरमीम की, मैंने खुद आई वॉज द ऑथर ऑफ दैट इन द लेट 1990s एंड अर्ली 2000। ये हो चुका है, वो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की ज़रूरत थी वो हो चुकी है। अगर अभी आप तरमीम को अभी देखें, इसमें ऐसी शिकें नहीं है जो पॉलिसी इश्यूज़ को डील करती है। ये ज़्यादातर है कि कौन अपॉइंट होगा, क्या नहीं होगा, और जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की जो इंटरैक्शंस हैं उनको डील करने के लिए पहले एक बोर्ड मुकर्रर किया गया था, उसे कहते थे मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन कमेटी होती थी। वो वहां पर बैठकर दोनों फरीक वहां बैठकर अपने जो आइंदा साल के जो ऑब्जेक्टिव थे वो कोऑर्डिनेट करते थे ताकि एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज ना हो। वो उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब ये देखें ना, इस किस्म के हालात में कैसे कोऑर्डिनेशन होगी, और जो भी इंडिपेंडेंस अभी वो चाह रहे हैं वो पॉलिसी रिलेटेड नहीं है। पॉलिसी रिलेटेड अब मिनिस्ट्री, ये क्या इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं? IMF किस किस्म की इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं? आसान जुबान में बताएं ना, व्यूअर्स आपकी जार्गन वाली बात को नहीं समझ सकेंगे। ये IMF का काम नहीं है। आई एम सॉरी टू से, ये IMF का काम नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस इज नथिंग टू विद द IMF। ये IMF की डिमांड नहीं है। देखिए वहां पर सिर्फ पॉलिसी की वो होती है। ये इसमें से a lot of these things are driven by the State Bank of Pakistan themselves। और ये देखिए हमने अपने उसको देखना, ये जो हमारी जो आईनी जो इस वक्त हमारी बैलेंस इस वक्त बना हुआ है इस मुल्क में, उसमें IMF में मैंने बहुत साल गुजारे। मैं टर्की और नॉर्दर्न यूरोप पर काम करता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज पर काम किया है। वहाँ पर भी मुझे पता है कि क्या कवानीन है वहाँ के, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। वो इस तरह की जो डिमांड्स हैं ये होती नहीं है, और हमें तो अपनी बात एक्सप्लेन करनी चाहिए थी ना। अब मैं आपको बताऊं, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस को उन्होंने एक स्पेक्टेटर बना दिया है। वो सिर्फ बैठेगा वहां पर कई कमिटीज में। ही डज नॉट इवन हैव अ वोटिंग पावर। नाउ व्हेन ही डज नॉट हैव अ वोटिंग पावर इवन, हाउ विल ही बी एबल टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एनी कमिटी? जिन कमिटीज की शौकत तरीन साहब ने कल बात भी की है कि वहां पर वो हमने अपॉइंट किए हैं, और अगर वो हमारी मर्जी पर नहीं चलेंगे गोली मार देंगे, इस तरह की बातें की हैं। वो तो खैर उन्होंने जोकिंगली बात की होगी, लेकिन बात यह है कि वो उन कमिटीज की जो इख्तियारात हैं, दे ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव। जो पॉलिसी रिलेटेड कमिटीज हैं उनमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को तो गायब कर दिया है, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसको भी गायब कर दिया है। अब ये ऐसे हालात में, और देखें आप एक सेकंड, जब आप इतनी ज्यादा और पावर्स दे रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन को, वो अगर ऐसे हालात में होते कि उन्होंने इन्फ्लेशन को फतह कर लिया होता, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज कर लिया होता, रिजर्व्स को बढ़ा दिया होता, कंपेटिटिवनेस के लिए उन्होंने अपने जो एक्सचेंज रेट की साइड से काम थे वो कर दिए होते, तो मैं कहता कि हाँ, हम शायद इस खुशी में बह जा रहे हैं और उनको ऐसे इख्तियारात दे रहे हैं जो नहीं देने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो हर हाल में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड। No one has intervened in their decisions। अभी तक जो मैं सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन मांग रहा हूं, एक सेकेंड, वन लास्ट पॉइंट, जो अभी तक मैं सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन मांग रहा हूं वो भी अभी तक नहीं हुई। उसके बावजूद थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। दिस स्टेट बैंक एक्ट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान।
जरा रुक जाइए। मुजम्मल असलम साहब, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के स्पोक्स पर्सन हैं, कमेंटेटर भी हैं। हमें अखबारात से यही लग रहा है कि IMF कह रही है कि गवर्नर स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दी जाए। अभी डॉक्टर जुबैर ये कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो हुकूमत को नेगोशिएशन करनी थी, और जिस किस्म की ऑटोनॉमी मांगी जा रही है वो तो इस मुल्क के वसीतर मफादात में है ही नहीं। इस पर क्या है मिनिस्ट्री फाइनेंस का पर्सपेक्टिव? देखें, पहले तो मैं एक और बात का भी जवाब दे दूं। सर, आप जो सवाल से आगे चले जाते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता। गवर्नर स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी क्या IMF मांग रहा है? नहीं, वही मैं इसी सवाल को आसान इसलिए कर दूंगा कि एक न्यूट्रल ओपिनियन अटैच कर दूं। मैं जरूर आपके सवाल का ही जवाब देना चाह रहा हूं ताकि वो बात समझ आ जाए सबको। तो अलाउ मी 130 फ्यू सेकंड्स सिर्फ। यूनुस दागा साहब एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी थे जो इस हुकूमत के थे, वो अभी रिटायर हो गए। उन्होंने एक आर्टिकल दी न्यूज के लिए लिखा, और उन्होंने स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस को, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, उसको थोड़ा सा अपोज भी किया। लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसमें लिखी जो अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया था, मॉनेटरी एंड फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड की जो है पॉलिसी का। उन्होंने लिखा था कि ये था, और जब वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो बड़ा ही लीस्ट इफेक्टिव और नॉन फंक्शनल किस्म का बोर्ड था। स्टेट बैंक पहले से ही जो है डिसाइड करके बैठा होता था कि उन्होंने किस तरह पॉलिसी को लेके चलना है, सूद को बढ़ाना है, कम करना है। तो पहली बात तो ये कि वो जो एक डिपार्टमेंट था या वो जो कमेटी थी वो बड़ी इनइफेक्टिव थी। दूसरी बात ये कि मैं आपको सारों को, क्योंकि मैंने अब ये जो है स्टेट बैंक एक्ट जो आप इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं उसको मैंने बड़ा गौर से देखा है, और मैं आप सारों को भी सजेस्ट करूंगा कि जो आप लोग अखबारात में पढ़ रहे थे उसको, इस बिल को जरूर पढ़ें और फिर वो उन अखबारात की न्यूज को कंपेयर करें। एक जिसे कहते हैं जमीन और आसमान का, जिसे कहते हैं, उसमें फर्क है, और उसमें कहीं बता तो दें कि मांग क्या रहे हैं। पहली बात तो ये क्या मांग रहा है, कौन मांग रहा है स्टेट बैंक के? ये बताना चाह रहा हूं, IMF मांग रहा है, आप अभी तक बताया नहीं आपने। सर देखें 1994 से लेकर अब तक 5 दफा स्टेट बैंक की जो है ना बिल पास हो चुके हैं असेंबली से ऑटोनॉमी के, और तकरीबन हर हुकूमत इंक्लूडिंग आर्मी सेटअप ने भी किए हैं, और ये IMF के प्रोग्राम में हर हुकूमत गई है और हर हुकूमत ने IMF से एग्री किया है, लेकिन किसी ने काम पूरा नहीं किया। मिसाल के तौर पर मैं आपको चीज छोटी सी बताता हूं, 74 साल की तारीख में आज तक स्टेट बैंक के एक्ट में स्टेट बैंक की डेफिनेशन ही नहीं लिखी गई, अपडेट नहीं की गई कि स्टेट बैंक का कारोबार क्या है, स्टेट बैंक काम कैसे करेगा। आज तक यही नहीं लिखा गया कि स्टेट बैंक गवर्नर की तालीम क्या कह रहा है कि स्टेट बैंक के गवर्नर को मुकम्मल ऑटोनॉमी दें। ये तो बता दें हमें यस और नो में, IMF क्या रहा है? एटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एंड एक्सचेंज पॉलिसी स्टेट बैंक एटोनमस होगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है जो उनका दिल चाहे, और पूरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो स्टेट बैंक गवर्नर को कंट्रोल करेंगे वो हुकूमत पाकिस्तान नॉमिनेट करेगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नर स्टेट बैंक सैक नहीं हो सकेगा, गवर्नर स्टेट बैंक सैक कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है अपनी मतलब मर्जी का अगले गवर्नर को अपॉइंट करके जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर ही उसको अपॉइंट करेगा। और ऐसा भी ये सारी चीजें जो आ रही बीच में अखबार में कि कोर्ट के अलावा गवर्नर को कोई नहीं निकाल सकेगा, इट हैज नॉट बीन द केस। फिर ये आ रहा था कि डिप्टी गवर्नर को जो है स्टेट बैंक के गवर्नर जो रेकमेंड करेंगे नाम वो प्राइम मिनिस्टर को करने होंगे। अब दिस हैज चेंज, अब वो और फाइनेंस मिनिस्टर मिलकर 3 नाम देंगे, और वो 3 नाम प्राइम मिनिस्टर की होगी फाइनल अथॉरिटी कि उसको रखना है कि नहीं रखना। तो बहुत सारी चीजें जो है इसमें क्लैरिटी आ गई ब्लैक एंड व्हाइट में। मैं मशवरा दूंगा कि वो अखबारात वाकई में जो है ऐसा एक एनवायरमेंट क्रिएट करती है। अब जरूर पढ़े नया बिल जो आ रहा है, फिर उसके बाद उसमें मजीद बात। जुबैर तोफैल साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं, मुझे कह रहा है मैं ब्रेक ले लूं। जुबैर तोफैल साहब मेरे साथ हैं। जुबैर तोफैल साहब, मैं आपसे का व्यू लेना चाहूंगा। आपको इस सेगमेंट में नहीं ले सके, लेकिन अगले सेगमेंट के शुरू में मैं आपसे बिजनेस का व्यू लेना चाहूंगा कि पाकिस्तान का बिग बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका इस पूरी डिस्कशन पे जो पॉइंट्स हमारे सामने रखे गए हैं मुजम्मल साहब की तरफ से और डॉक्टर जुबैर, उस पर आपका क्या व्यू है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। सीधा चलना चाहूंगा जुबैर तोफैल साहब की तरफ। जुबैर तोफैल साहब, आप इस मुल्क के एक अहम बिजनेसमैन हैं। 50 बरस से आप इस मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं, माशाल्लाह 70 बरस से ज्यादा शायद आपकी उम्र होगी। आप हमें बता सकते हैं कि ये जो डिस्कशन में पॉइंट्स हमारे सामने डॉक्टर जुबैर खान साहब ने रखे हैं और मुजम्मल असलम साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दी है, और गवर्नर स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की जो बात हो रही है, इस पे आपका और आपके बिजनेस कोलीग्स का रद्द-ए-अमल और रिएक्शन क्या है? एक्चुअली देखिए, मैंने बिल को ना सही थोरली नहीं पढ़ा,
लेकिन मुझे इतना पता है कि थ्रू मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स वो यही है कि गालिबन इसके अंदर गवर्नर स्टेट बैंक को ऐसे इख्तियारात दिए जा रहे हैं जो पहले नहीं दिए गए थे, और गालिबन के गवर्नर साहब जो हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहेंगे और वो खुद से जो फैसला चाहेंगे करेंगे, और इसी वजह से इसके ऊपर सब जगह से क्रिटिसाइज हो रहा था, बल्कि बाज़ लोगों ने तो इसके ऊपर कोर्ट में भी जाने की कोशिश की है। लेकिन मुज़म्मिल असलम साहब जैसे बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं जी, जो गवर्नर के नाम है वो 3 नाम उनको पेश किए जाएंगे थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब चुनेंगे कि किसको उन्होंने नेक्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक बनाना है या डिप्टी गवर्नर किसको बनाना है। लेकिन जनरली स्पीकिंग जो कुछ मीडिया में आया वो यही है कि नहीं, ऐसी पावर्स मांगी जा रही हैं या ऐसी पावर्स गवर्नर को दी जा रही हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे और वो कहीं भी किसी को जवाब देने होंगे, गवर्नमेंट को जवाब देने होंगे या किसी कौमी इदारे को इंक्लूडिंग नैब उसको भी जवाब देने होंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सोचते हैं कि गालिबन इनको अनलिमिटेड पावर्स दी जा रही हैं, और इसी वजह से ज़्यादा तमाम जगह पे ह्यू एंड क्राई है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर जुबैर खान, जुबैर तुफैल साहब ने एक अवेयर सिटीजन का और एक बिजनेसमैन, जी मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जी मैं आपको वो मेरे सामने मैं पढ़कर सुना दूं, मैं आपको पढ़कर सुना। देखिए वहां पर पढ़ के सुनाए जो सेक्शन स्टेट बैंक एक्ट में सेक्शन 9 की A, B and C, बाकी भी चीजें इन्होंने चेंज की है, लेकिन सिर्फ वहां पर ही जो चेंजेस लाए हैं वो दे आर स्पीकिंग चेंजेस, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में स्पीकिंग चेंजेस, वो बजाते खुद कह रहे हैं। ये अब देखिए, मेरे जैसा आदमी जिसका काम ही यही है, ये मैं औरों की सुनी सुनाई, मैं तो किसी की ना टीवी प्रोग्राम्स देखता हूँ और ना ही मैं अखबार ज्यादा औरों के आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। आई डू माई ओन इंडिपेंडेंट रिसर्च। मैंने इसलिए आपको बताया कि ये यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। मैं आपको द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय द वे उनकी जो responsibilities and they are only of administrative nature. These are not the policy making directors. Even then, the board of directors shall consist of the governor, B, secretary finance division, without the right to vote. Oh my God! Without the right to vote, and without the right to vote. And 8 non-executive directors, including at least 1 from each province. तो जो province वाले हैं उसके अलावा जो बाकी non-executive directors होंगे, they will all be appointed by the governor. अच्छा, the deputy governor shall have the right to attend the board meeting without the right to vote. वो तो जब उसको बुलाएंगे तो उसको वो deputy governor होगा, लेकिन secretary finance को तो ना वोटिंग का पावर ही नहीं थी। अब ये बताइए कि ये तो मतलब कि ऑलमोस्ट लाफेबल। सिर्फ इसी शर्त पर मैं कहूंगा कि इनकी जो मैनाफाइडी है वो सामने आती है। अच्छा, एक सेकंड मैं बात क्लियर कर दूं। वन मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि 8 के 8 अपॉइंटमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट है, मैं अभी भी कंटेस्ट कर रहा हूँ। वन मोर इम्पोर्टेंट क्लॉज है जो काफी चेंजेस, मैं एक और पढ़कर सुनाऊं, सिर्फ एक बार। प्रोहिबिशन ऑन द गवर्नमेंट बोरोइंग, द बैंक शेल नॉट एक्सटेंड एनी डायरेक्ट क्रेडिट्स टू और गारंटी एनी ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी। ये तो समझ आती है, देखिए बात सुनिए, ये तो समझ आती है मुझे जरा। सर मुझे क्यों समझ आती है? Why would you agree with that? ये why would you agree with that? देखिए बात सुने, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, रुकिए सर, There are two types. डॉक्टर प्लीज रुकिए। मुजम्मिल असलम साहब, इसमें यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम एक और ये भी पैदा हो जाती है कि जो मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक हैं वो IMF के मुलाजिम थे, एक जूनियर लेवल के ऊपर एक कंट्री हेड थे, उनको वहां से लाया गया है। हमें अब ये भी नहीं पता कि उनकी मुद्दत मुलाजमत कितनी है, उनकी मुद्दत मुलाजमत कभी खत्म होनी है कि नहीं होनी है, और खत्म होगी तो उसके बाद वो क्या इस मुल्क में कोई काम और बिजनेस करेंगे या दोबारा IMF ज्वाइन कर लेंगे? अगर वो इसके बाद दोबारा IMF ज्वाइन कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक अब IMF ही रन कर रहा है, और IMF के एक ऑफिसर जो है उसको लोन दिया गया है, वो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्रेडिट पे ये लोन पे दिया गया है, या वो इस वक्त
डेपुटेशन पे है यहाँ पे, इस पे क्या जवाब है आपका? तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा ये, गवर्नर स्टेट बैंक का स्टेटस क्या है? ऑल्सो ऐड एक और नहीं सर, ये बहुत जेन्युइन सवाल है कि गवर्नर स्टेट बैंक का क्या स्टेटस है, क्योंकि वो IMF के मुलाजिम थे, वो एक 22 करोड़ मुल्क की इकोनॉमी कंट्रोल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को बोलने दें, कुछ और सवाल भी है। डॉक्टर साहब अपना कमेंट ऐड कर लें, फिर मुजम्मिल का हम जवाब ले लें। हाँ देखिए इस गवर्नर साहब, ये तो स्टेट बैंक ये आए हैं IMF से, इन्होंने आकर विदाउट एनी प्रॉपर प्रोसीजर्स एक डिप्टी गवर्नर अनाउंस अपॉइंट किया, वो भी IMF से लेकर आए हैं। हु इज हिज राइट हैंड मैन? सो द टू ऑफ देम आर टुगेदर रनिंग द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। या तौबा। जी मुजम्मिल साहब, इसका मेरे पास सिर्फ 2-3 मिनट है। मुजम्मिल साहब, इसको तो समझा दें हमें कि इनका फ्यूचर क्या है गवर्नर स्टेट बैंक का। जी 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 पहली बात यह है कि देखें, अभी डॉक्टर जुबैर साहब ने कहा कि इन्होंने भी 10 साल पता नहीं काफी साल IMF के लिए काम किया, फिर इसके बाद पाकिस्तान में आके कॉमर्स मिनिस्टर लगे। सर तो ये बात छोड़ने के बाद उसके बाद नहीं सर, नहीं सर मुजम्मिल, ये मिसलीडिंग बात हो जाएगी। उन्होंने IMF छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ नहीं, मैं आगे आ रहा हूँ सर, आगे आ रहा हूँ उनका, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गवर्नर स्टेट बैंक है, IMF गवर्नर स्टेट बैंक क्या है? क्या ये दोबारा IMF चले जाएंगे यहाँ से? सर मेरा सवाल बड़ा क्लियर है, अगर गवर्नर दोबारा वापस IMF पे चले जाएंगे हमें क्लियर, बहुत अजीब सूरत हाल है। सर ही इज नॉट इन IMF पेरोल एट द मोमेंट, ठीक है, वो IMF छोड़ चुके हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब आप आ जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, अभी भी कंटेक्स्ट कर रहा हूं कि गवर्नर स्टेट बैंक का कोई रोल नहीं है उसकी अपॉइंटमेंट में। नंबर 3, जो आपने बात की कि करंट गवर्नर स्टेट बैंक का क्या स्टेटस है, उनकी अपॉइंटमेंट है 3 साल की। जो नया एक्ट है उसमें बात आ रही है 5 साल की। तो ये अप्लाई, जो नया गवर्नर आएगा या इनको एक्सटेंशन मिली तो उस पर होगा, अभी फिलहाल वो 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट है इनकी, ठीक है ना। और ये अभी एट द मोमेंट ही इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ IMF, ही इज नॉट ऑन द IMF पेरोल। कल को अगर वो रिटायर होते हैं तो वो आजाद हैं, जैसे अभी भी हमारे बहुत सारे मुल्क के बड़े बड़े माशी इकोनॉमिस्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक, IMF, उनकी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, उनके लिए रिसर्च करते हैं, आउटसोर्स होती है उनको बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में बैठ के। और आई एम श्योर के डॉक्टर साहब भी कर रहे होंगे, कोई ना कोई किसी को कहीं एडवाइस कर रहे होंगे, कंसल्टेंसी दे रहे होंगे, तो वो बाद में गवर्नर भी फ्री है, मैं भी फ्री हूं, हम करता हूं। हाँ, तो बस बात खत्म हो गई। नहीं सर नहीं, ये तो प्राइवेट कंसल्टिंग कैपेसिटी में करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या रजा बाकर इस जॉब के बाद दोबारा, अभी वो IMF के पेरोल पे नहीं है सर, क्या दोबारा IMF के, देखिए सर पेरोल में डिफरेंट चीज है। मुसम्मिल, मैं, आप और डॉक्टर जुबैर पेरोल कल को, लेकिन हम IMF की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा नहीं हो सकते। क्या रजा बाकर दोबारा IMF की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो ये बड़ी खतरनाक सूरत है। डॉक्टर मुईद, मैं डॉक्टर मुईद, एंड आई एम नॉट नेगोशिएटिंग विद द IMF। 100% जो है, देखिए बात सुने, he's negotiating part with of IMF. देखिए ना बात, he is not drawing salary from IMF. No, but he's negotiating. Drawing salary from IMF. देखिए बात सुने, मैं स्टेटस क्या है उनका? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नेगोशिएट IMF प्रोग्राम में देखें, मैं इस दफा नेगोशिएशन देखी है, 1 सेकंड के लिख देने, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात बता दूं कि 98% ऑफ द IMF प्रोग्राम हैज बीन नेगोशिएटेड बाय शौकत तरीन, not by Governor State Bank. Who told you this? I was here since the negotiation has started. I have not seen governor sitting in any meeting. ठीक है, देखिए बात सुनिए एक सेकंड, दिस प्रोग्राम इज, आई हैव विटनेस्ड डॉक्टर मुईद, मैं जरा वजाहत कर दूं, मैं जरा वजाहत कर दूं, इसकी वजाहत कर दूं। देखिए बच्चे, ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम नेगोशिएट हुआ एट द स्टार्ट ऑफ द PTI गवर्नमेंट, और ये हुआ जिस दिन गवर्नर साहब अपॉइंट हुए, वो उससे 10 दिन पहले अपॉइंट हुए, और 10 दिन के अंदर उन्होंने IMF के साथ दस्तखत कर दिया। वो पाकिस्तान पर उनकी महारत भी आ गई और उन्होंने फौरन दस्तखत भी कर दिया, विदाउट थिंकिंग और अप्लाइंग हिज माइंड वेदर द प्रोग्राम एट द टाइम was in the interest। और इसी तरह हफीज शेख साहब भी आए 2-3 महीने के अंदर खत्म हो गया। डॉक्टर जुबैर खान का, मुजम्मिल असलम साहब, तो फैल
साहब का इस डिस्कशन में बड़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन थी, और इसके इख्तिताम में ये सवाल उठता है कि गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रजा बाकर जो है, उनका स्टेटस है क्या वो IMF से छुट्टी पे हैं, सिर्फ तनख्वाह विड्रॉ नहीं कर रहे? क्या पाकिस्तान से अपनी जिम्मेदारियां खत्म करने के बाद वो दोबारा IMF का जो मेन फ्रेम ब्यूरोक्रेसी है उसका हिस्सा बन सकते हैं? कि अभी भी उनका फ्यूचर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में? कंसल्टिंग करना कहीं बैठ के एक एडहॉक अपॉइंटमेंट पे डिफरेंट चीज है, क्या वो IMF के फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकते हैं? अगर वो फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकते हैं तो पाकिस्तान की हुक्मरान जमात और सियासी जमातों और मीडिया के लिए ये बहुत ही बड़ा लबा फिक्रिया है कि इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी इस वक्त अब IMF के कंट्रोल पे। आज इतना ही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, फिर आपसे मुलाकात होती।